हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है सजातीय एवं समवृत्तीय लक्षण। प्रश्न पूछा जाता है कि सजातीय लक्षण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। समवृत्तीय लक्षण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या सजातीय और समवृत्तीय लक्षण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सजातीय लक्षण। सजातीय लक्षण ऐसे लक्षणों को कहा जाता है जिसमें जीवों के अंगों की उत्पत्ति व संरचना समान किंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं। ऐसे जीवों के पूर्वज एक समान होते हैं लेकिन उनके अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सजातीय लक्षण पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे कि कद्दू का प्रतान, आलू का कंद और नींबू के कांटे तीनों ही तने की कलिका से बने हैं लेकिन तीनों के कार्य अलग अलग हैं। जहाँ कद्दू का प्रतान कमजोर तनों को आगे बढ़ने में सहायता देता है, वहीं आलू का कंद भोजन को संग्रह करने का काम करता है और नींबू के कांटे जानवरों से खाए जाने और काटे जाने से खुद को बचाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि तीनों ही तने के कलिका से बने हैं लेकिन तीनों के कार्य अलग अलग हैं। अतः यहाँ पर सजातीय लक्षण प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार जंतुओं में भी सजातीय लक्षण प्रदर्शित होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम देख सकते हैं कि पक्षी और चमगादड़ का पंख, डॉल्फिन और सील का पंख, कुत्ते एवं भेड़ का अग्रपाद, छछूंदर और मनुष्य का हाथ सभी संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से समान है, अर्थात इनके पूर्वज एक समान थे किंतु सभी के कार्य अलग अलग हैं। अगर हम देखें तो इन सबके का जो अग्र टांग है उसकी हड्डी है ह्यूमेरस, जबकि उनकी 7 जुड़ी हड्डियां हैं रेडियस और अल्ना, अर्थात इनकी उत्पत्ति और संरचना समान है। किंतु हम देख सकते हैं जहां चमगादड़ और पक्षी के पंख उड़ने का काम करते हैं, डॉल्फिन और सील के पंख तैरने का काम करते हैं। इसी प्रकार भेड़ और कुत्ते का अग्रपाद दौड़ने का काम करता है और मनुष्य और छछूंदर का हाथ पकड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जंतुओं में सजातीय लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे लक्षण जो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से जीवों के अंग जिनमें समान होते हैं किंतु कार्य की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, सजातीय लक्षण कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं समवृत्तीय लक्षण। समवृत्तीय लक्षण ऐसे लक्षण को कहा जाता है जिसमें जीवों के अंगों की उत्पत्ति और संरचना तो अलग अलग होती है किंतु कार्य एक समान होते हैं। जैसे हम तितली के पंख और पक्षी के पंख को देखें, तितली का पंख भी उड़ने का काम करता है और पक्षी के पंख भी उड़ने का काम करता है, लेकिन दोनों ही उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से अलग अलग है। जहाँ तितली के पंख उसकी त्वचा से बने हैं, वहीं पक्षी के पंख उनके अग्र पैरों से बने हैं। उनके आगे के पैर रूपांतरित होकर उनके पंख बन गए, किंतु तितली की जो त्वचा है उससे उनके पंख बने। लेकिन चाहे पक्षी का पंख हो चाहे तितली का पंख हो, दोनों का ही काम समान है, दोनों का ही कार्य समान है, उड़ने का काम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण जिसमें जीवों के अंगों की उत्पत्ति व संरचना अलग अलग किंतु कार्य समान होते हैं, समवृत्तीय लक्षण कहलाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है चयन और विकास। चयन और विकास का संबंध कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन से। डार्विन के दिमाग में ये बात थी कि कृत्रिम चयन यानी मनुष्य अपने पसंदीदा लक्षणों को चुनकर जीवों की नई किस्मों को उत्पन्न करता है। तो क्या प्राकृतिक चयन के द्वारा ही इतनी सारी जाति और प्रजातियों का विकास हुआ है? कृत्रिम चयन प्रश्न पूछा जाता है कि कृत्रिम चयन को परिभाषित कीजिए या प्राकृतिक चयन को परिभाषित कीजिए। तो हम देखते हैं कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन की परिभाषा। प्रश्न है, कृत्रिम चयन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, कृत्रिम चयन मनुष्यों द्वारा अपने पसंदीदा लक्षणों को चुनकर नई नई प्रजातियां उत्पन्न करना कृत्रिम चयन कहलाता है। प्रश्न, प्राकृतिक चयन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, प्रकृति में होने वाली चयन की प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लक्षणों का चयन होता है
प्राकृतिक चयन कहलाता है। चित्र में मूली का खेत दिख रहा है। मूली के खेत में बाढ़ आने के पश्चात मूली के कुछ पौधे ही बच जाते हैं। बचे हुए पौधे दर्शा रहे हैं कि यह चयन प्राकृतिक चयन का है। जो पौधे बचे हुए हैं वह आगे अन्य पौधों को विकसित करेंगे। यह प्रकृति का चयन है, अतः यह एक प्राकृतिक चयन कहलाएगा। कृत्रिम चयन के कारण ही हम पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां देख पाते हैं। आज हमारे सामने धान की विभिन्न किस्में हैं। गेहूं की भी हजारों किस्में पाई जाती है। सब्जियों में भी विभिन्न प्रकार की किस्में पाई जाती है। ये प्रजातियां मनुष्य द्वारा चयन का नतीजा ही है। हम देख सकते हैं कि सरसों की विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न भागों को खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे सरसों की प्रजातियों में नवलगोल का तना, मूली का जड़, ब्रोंकली सरसों की पुष्प कलिका एवं तना, पत्ता गोभी के पार्श्वकर्ण कलिका, फूल गोभी के पर्ण कलिका एवं पुष्प खाए जाते हैं। कृत्रिम चयन एवं प्राकृतिक चयन में अंतर लिखिए। कृत्रिम चयन यह मनुष्य द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक चयन यह चयन प्रकृति स्वयं करती है। इसमें जीवों की उत्पत्ति कम हुई है, जबकि प्राकृतिक चयन में अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। यह एक तेज व कम समय वाली प्रक्रिया है, जबकि प्राकृतिक चयन धीमी व लंबी प्रक्रिया है। यह चयन वनस्पति जगत में महत्वपूर्ण है, जबकि प्राकृतिक चयन प्राणी जगत में महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है अनुकूलन और प्रजातीकरण। जो जीव अपने आवास में ढल जाता है वह अनुकूलित हो जाता है, अर्थात जीवों का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलित जीव अपनी प्रजाति की संख्या में लगातार वृद्धि करता रहता है। प्रश्न है कि क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं हो पाए होंगे इसलिए वो विलुप्त हो गए? तो हाँ, एक कारण ये भी हो सकता है कि डायनासोर अपने आवास के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए होंगे और शायद ये इनकी मृत्यु का कारण बना होगा। प्रश्न: कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई? उत्तर: कुटुम्बसर की गुफा में बहुत अधिक अंधेरा होता है। अंधेरे आवास में रहने के लिए मछलियों में अनुकूलन के फलस्वरूप कुछ भिन्नताएं उत्पन्न हुईं, जिसके कारण कानी मछली की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अंधेरे आवास में रहने के लिए अनुकूलित हो गई। इस प्रकार हमने देखा कि कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली अपने ही वंश की मछलियों से किस प्रकार भिन्न होगी। जब कानी मछली कुटुम्बसर गुफा के अंदर पहुंची होगी तो अंधेरे के कारण उसकी आंखों का उपयोग होना बंद हो गया होगा, जिसके कारण उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई होगी और उसकी आने वाली पीढ़ी कानी हुई होगी। इसी वजह से कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली अपनी ही जाति की मछलियों से भिन्न हो गई और एक नई प्रजाति के रूप में आज हमको दिखाई देती है। इसी प्रकार जब डार्विन गलापागोस के द्वीप पर पहुंचे थे तो उन्होंने फिंचों की चोंच में इतनी विविधता देखी थी। उन्होंने देखा था कि फिंच जो इक्वाडोर से उड़ कर गए थे उनके पूर्वज एक ही थे, लेकिन वहां जाकर उनमें इतनी विविधता आ गई कि वो लैंगिक प्रजनन करने में भी असमर्थ हो गए थे। अतः विविधता के कारण फिंचों की एक नई प्रजाति बनी थी। इस प्रकार जीवों में विविधता के कारण नई प्रजाति का बनना प्रजातीकरण कहलाता है। प्रश्न है कि प्रजातीकरण किसे कहते हैं या प्रजातीकरण से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है, तो हम बता सकते हैं कि प्रजातीकरण जीवों में विविधता के कारण नई प्रजाति का बनना ही प्रजातीकरण कहलाता है। प्रजातियां आखिर क्या है? प्रश्न है कि जैविक प्रजाति किसे कहते हैं? तो जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके जैविक प्रजाति कहलाती है। किंतु डार्विन इस परिभाषा से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि प्रकृति में ऐसे भी कई जीव पाए जाते हैं जिनमें लैंगिक प्रजनन करने की क्षमता तो होती है, किंतु फिर भी उनकी प्रजातियों में बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता इतनी कि उन्हें एक नई प्रजाति का नाम देना ज्यादा उचित होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे जीवाणु भी हैं जो अलैंगिक प्रजनन करके ही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव के कारण प्रजातीकरण हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं प्रजातीकरण का मतलब नई नई प्रजातियों का बनना ही प्रजातीकरण कहलाता है।
जैसे कि हमने फिंचों में देखा कि जब वो गलापागोस के टापू पर पहुंचे तो उनकी एक ही प्रजाति थी, किंतु खाद्य संसाधनों में इतनी विविधता के कारण उनकी नई नई प्रजाति बन गई।